Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we shall also be taking calls from you, our friends, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444 or 2371-7106 or 2371-7117. And friends, if you're calling us from outside Delhi, do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आज आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines. Well, recovering all its early losses, Sensex rises 230 points. Nifty adds 63 points. Rupee weakens 24 paise against the dollar. India receives $64 billion in foreign direct investment in 2020. And Brent crude prices gain to trade closer to $74 per barrel mark. शुरुआती नुकसान की भरपाई के बाद सेंसेक्स 230 अंक बढ़ा। निफ्टी हुआ 63 अंक मजबूत। डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर। वर्ष 2020 में देश में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $74 प्रति बैरल के करीब पहुंचे। बात सबसे पहले कार्यक्रम में शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिन से जारी गिरावट का दौर आज थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती नुकसान की भरपाई करके 0.4% की वृद्धि से 230 अंक उछलकर 52,574 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की बढ़त दर्ज करके 63 अंकों पर 15,747 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुए। At the stock markets, after recovering all its early losses, the Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 230 points or 0.4% to trade at 52,574 today. The Nifty at the National Stock Exchange climbed 63 points or 0.4% to 15,747. In the broader market, both the BSE Mid Cap Index and the Small Cap Index advanced 0.8% each. Among sectoral indices on the BSE, the Power Index surged 2.6%, the Realty Index jumped 2.4%, the Utilities Index climbed 1.9%, the Oil and Gas Index added 1.2%, the Finance Index advanced 0.9%, the Industrials Index, the Energy Index, the Consumer Durables Index, the Metal Index and the Bankex climbed 0.8% and the Healthcare Index rose 0.5%. Among the declining indices, the Auto Index fell 0.5% and the IT and the Tech Index shed 0.3% each. Well, before we go on any further, we are now joined by a regular listener, Rinki, who is calling us all the way from Balrampur. जी रिंकी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी जी, आप इस आदमी को इस टाइम मैम हो तो भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी
जी, सवाल पूछिए। जी जी मैम, बिल्कुल मेरा सवाल है कि जैसे मतलब कोई निवेश करना चाहता हो किसी भी फील्ड में, किसी एरिया में, कहीं भी, तो मैम वो क्या सरकारी मदद से करे तो उसे फायदेमंद है या फिर गैर सरकारी करे, मतलब कहाँ करे तो उसे फायदे, या दोनों एक ही समान है, इस तरह करे? आज इसे थोड़ा बताइए। धन्यवाद। आपका सवाल जी हरवीर जी, इनका सवाल सरकारी क्षेत्र में निवेश को लेकर के था या गैर सरकारी क्षेत्र में? आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिकली उनका वही है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ करना ठीक है जी। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास है, तो जो सरकार की स्मॉल सेविंग्स की जो स्कीम्स है, जाहिर सी बात है सिक्योर है और कुछ हद तक रिटर्न भी अच्छा है। अगर पीपीएफ है या पोस्ट ऑफिस स्कीम है तो वो है। और बाकी प्राइवेट में तो आप किसी कंपनी में लगाएंगे, बट दैट विल बी थ्रू द स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के रास्ते होगा, या फिर आप जो बुलियन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें ये एक तो आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो क्या है और कितना लंबी अवधि तक आपको उसमें इन्वेस्ट रहना है, ये सारे फैक्टर्स आपको लेकर के चलना है। लेकिन अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो जो म्यूचुअल फंड रूट है वो थोड़ा सेफ है, सिक्योरिटी है। और अदरवाइज बिल्कुल आपको सेफ चाहिए तो फिर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है। Last time also she had called and asked about small investments. Right. Yeah. दिल्ली से डॉक्टर अनिल अपने सवाल के साथ हैं। जी डॉक्टर अनिल नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार जी। लालिमा जी और विशाल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। ये दिस प्रोग्राम हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, उसके बिना जीना ही मुश्किल है, असंभव है। जी थैंक यू। बहुत अच्छा। और फ्रेंड्स जो शब्द प्रयोग किया ना, फ्रेंड्स आप मित्र ही हैं हमारे, और भी अच्छा से बंधुत्व का भाव लगता है, अच्छे बंधुत्व का, तो अच्छा लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये एक तो सुझाव है विनम्रता से जो मैं देना चाहूँ। इस प्रोग्राम के बारे में मैं सारा टाइम सोचता रहता हूँ 24 घंटे। तो हाउ टू बेटर दिस, जैसे इनोवेशन है ना जो मोदी जी बार बार कहते हैं, नवाचार। जी बिल्कुल। तो मेरा निवेदन यह है कि कुछ मैंने सुझाव सोचे हैं जो मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके कभी कभी दूंगा बीच में फोन जी करके। स्वागत है आपका। तो फोन मिलता ही नहीं आजकल, बहुत मुश्किल होता है मिलना। कॉलेज के साथ मन करता है, लेकिन शनिवार फोन बहुत बिजी होता है, बहुत ज्यादा। तो मेरा सुझाव यह है कि एक आप ऐसा कैप्सूल, जब कभी पॉलिसी मेकिंग हो ना इस प्रोग्राम के बारे में, तो ऐसा शुरू करें कि जिसमें जैसे एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस है या माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी है, या दूसरी ओर जो जैसे कंसेप्ट है थ्योरी के, इकोनॉमिक्स थ्योरी के, उनको जोड़ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड ऐसे, या प्राइस एंड इनकम थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जॉन एम केन्स की थ्योरी है जैसे। तो इसमें यह प्रोडक्टिविटी वगैरह, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जैसे। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है कि इनको आम आदमी कैसे समझे, यानी आज के जीवन में कहाँ तक प्रासंगिक है। एक तो मेरा ये है। सेकेंडली मेरा एक परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है, और ओलिगोपोली और डुओपोली जो है मोनोपोली के अलावा ये आम आदमी के लिए कहाँ तक प्रासंगिक है और क्या महत्व है इनका समझने का। जी हम आपका सुझाव आगे पास ऑन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड admiring the program. Yes, Harveer ji, he has a question which you have to answer. जी देखिए, जो आपने कहा कि जो जब मोनोपोली की तरफ अगर दो बड़े प्लेयर जब रह जाते हैं तो वहां पर बाकी जब कंपटीटर बाहर हो जाते हैं, उसको जो दोनों आपने कहा ओलिगोपोली में या दो पोली जो है उसमें रह जाते हैं, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये उस तरीके का जब मार्केट बन जाता है तो उसको हम लोग उसमें देखते हैं, क्योंकि और उसका नुकसान फिर जो कंज्यूमर है उसको फिर बेसिकली होता है, क्योंकि उसके पास चॉइस कम हो जाती है और वो डिपेंड करता है उन प्लेयर्स के ऊपर ही। और कई बार वो लोग जो आपने कहा कि वो मोनोपोली में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो दैट गोज अगेंस्ट द कंपटीशन। जो कंपटीशन का जो एक थ्योरी है, जो कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलता है उससे फिर वो बाहर हो जाता है। और ये हमने कहा कि कंपटीशन में अगर ये आपका आता है कि एक तरीके के थ्योरेटिकल है मार्केट स्ट्रक्चर में कि जो नॉर्म्स जो मार्केट के हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं किसी उसमें, तो या फिर गलत मीन्स अगर कुछ आएगा उसमें, तो ये इम्परफेक्शन का फैक्टर उसमें कंपटीशन में आ जाता है।
Right. So we need more people for increased competition, and it's in the interest of consumers always. And now let's take a look at जी, अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 24 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 10 पैसे का रहा। और बात करें एशियाई बाजारों की, तो पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में बिकवाली और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के संकेतों के बाद अधिकतर एशियाई बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। जापान के निकेई सूचकांक में 3.3% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% लुढ़क गए। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में प्रमुख सूचकांक लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 0.2% के नुकसान में रहे। जर्मनी का डेक्स 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। Right, we are now joined by Raju Gopal, who's calling us from Chennai. Yes, Raju Gopal ji. Ji. Hello. Hello. Madam. Yes. Good evening. Good evening. And thanks for the marketing, Market Mantra team. Welcome. I have one question. That is, I have, because you said not to name the companies, I have 4 or 5 companies equity stock market with me, shares. But in that one particular company in Chennai, whether that share, that is present rate of the that company is quoted in the Madras exchange or not, I don't know. By what way I can come to know of it, madam? Yeah. Ji Harveer ji. Hello. Yes, Harveer ji. He's asking about some company. Specific share prices, how can he find know? Out? Yeah. No, actually, about the company, if you have to see the share prices is available there in the market when you go to the stock exchange and all. But about the company's performance, you have to look at the company's balance sheet. Whether the company is performing proper or not. As per company law, companies are supposed to declare the results quarterly and publish in newspapers also. Otherwise, you can go to the MCA and you can check through that also. Basically, the corporate affairs ministry which has all the details about any company. And you can compare it to the market also, what is happening in the market. Sometimes some unusual increase you find in a company's stock. And there are different reasons behind that also. But to assess whether your investment is going to the right company or not, you have to look about the company's performance and the numbers of the company. जी RS दहिया फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हरवीर जी। My question is that why the government attention is not there on irrigation? 65% of the population is engaged in the agricultural business. There is no additional canal layout. There are no relining or cementing of the existing canal. There are no reservoirs being made during rainy season to collect the water, use that water for irrigation. It is almost zero initiative. Like we are developing the network of roads. We should develop strong network of irrigation water. Nothing is being done. Yes, I request you to please lower the volume and I request all our listener friends who are calling us कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम नीचे रखें। जी हरवीर जी। एक्चुअली देखिए उनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑन क्रिएटिंग मोर इरिगेशन फैसिलिटीज और द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग structures of irrigation facilities. So it's a very good question because still whatever is our arable land, the crop area what we call, less than 50% has just assured irrigation system. So we still depend on basically rainfall and all these things. And he is right, we are constructing a lot of roads, highways, expressways, and even there is a big competition among the states also to invest in this kind of infrastructure. That infrastructure is required, but at the same time, there should be a balanced approach
whether you are creating just one infrastructure or you are investing on multiple kind of things, these are required. And agriculture definitely still gives a job to majority of our population, and farmers' income is going down. They need better income and better living condition. For that, you need to increase the investment on irrigation. And definitely, no big projects are coming for irrigation. Maybe some exceptions are there, but one big, I think, project is the Kendriya linkage will come, where the UP government and Madhya Pradesh government already made this agreement. So, but we have to see some other projects also supposed to come up for irrigation facilities, because our farmers' capacity to invest in to create irrigation facilities for its own land area is really not very good at this time, because majority of the farmers don't have even better income to meet the day-to-day requirement of their living requirements. And yes, and we have this interlinking of river project, which is very huge, but it is still in the beginning stage. It will take a long time to get finished and achieve its target. All right. And now we have Gaurav, who's calling us from Ghaziabad. Hello. Namaste, Market Mantra team. Namaste, beautiful lady, and our host, Mr. Vishal. Ji, my question is about palm oil imports surged very high, 7 lakh tons in April. Palm oil, right? It is. I heard it is very bad for health. It is not very good. So, क्या इससे बजाय बेटर है यूक्रेन रशिया से जो हम सनफ्लावर ऑयल लेते हैं उससे थोड़ी ड्यूटी घटाएं और पाम ऑयल पे बढ़ा दी जाए? और क्या पाम ऑयल वाकई में खराब होता है? थोड़ा सा मलेशिया की पॉलिसी भी हमारे साथ अच्छी नहीं है, तो क्यों सरकार अपना इस तरह की कदम उठा के पाम ऑयल को थोड़ा डिस्करेज किया जाए और हमारे लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी? सर, आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू। एक्चुअली देखिए, ये सबसे बेहतर तो आदर्श स्थिति ये है कि हमें इम्पोर्ट ही ना करना पड़े। मतलब जो हम लोग करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपया एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट पर खर्च करते हैं, वो हमारे देश के किसानों को मिले। दैट इज द बेस्ट थिंग सपोज टू हैपन। और देखिए, पाम ऑयल जो है उसका प्राइस बाकी ऑयल के मुकाबले कम है। वो आपका सोयाबीन ऑयल हो या आपका यूजुअली सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल उसके साथ में बाकी इम्पोर्ट होते हैं। और सोयाबीन में एक इशू जीएम सोया का भी है, बिकॉज हमारे देश में जीएम फूड अलाउ नहीं है। तो यूएस और कनाडा और ब्राजील में ज्यादातर जो सोया प्रोडक्शन है वो जीएम का है। तो ये भी एक फैक्टर है, बट डिस्टेंस भी है, उसका कॉस्टिंग भी आती है। और इसको लेकर के डिबेट है कि वेदर पाम ऑयल इज बैड फॉर हेल्थ और नॉट, क्योंकि उसका एक जो मेल्टिंग लेवल जो पॉइंट है उसको लेकर के जरूर एक इशू डिस्कशन में आता है कि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इन अवर कंट्री। बट सस्ता होने के चलते उसका ही इम्पोर्ट सबसे ज्यादा होता है। और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मलेशिया इंडोनेशिया में पाम ऑयल का होता है। और इंडस्ट्री क्या होता है कि वो रिफाइन में काफी सारा ब्लेंडेड वो लोग बेचते हैं। पहले तो लोग अभी जून में नया नोटिफिकेशन आया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके पहले मस्टर्ड ऑयल जो सरसों तेल है उसमें भी ब्लेंडिंग अलाउ था, अब बंद हो गया है। तो दूसरे इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी काफी होता है पाम ऑयल का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आप डिफरेंशियल ड्यूटी का इश्यू आएगा तो बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ WTO, तो आप ऐसे डिस्करेज करने के लिए एक ऑयल को दूसरे ऑयल पे आप ड्यूटी का डिफरेंस कर देंगे, तो आई थिंक देन ये चैलेंज हो जाएगा WTO में हो जाकर के। तो ये तमाम सारे नॉट सो इजी और सिंपल कि आप एक को रोकने की कोशिश करेंगे बाकी को लेंगे। और जो कॉस्ट है और टेक्स वगैरह का भी जो फैक्टर है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इंटरेस्ट। But it's good that Gaurav is an aware consumer, because Harveer ji, there are, consumers are sometimes very agonized when they see on the packaging that it's written edible oil rather than naming the oil, and so one suspects that it is either cottonseed or palm oil, both of which are not good for health. Anyway, let's move on. We have Gautam now calling from Mumbai. Yes, Gautam, sawal pujiye. Hello. Hello. Yes, please ask a question. Yeah, madam. Good evening. See, my name is Gautam, but I am calling from Bombay. I have one question regarding the inflation.
See, the day by day inflation is increasing. Sometimes the governments are not taking the corrective measures, like the petrol and diesel prices are also increasing. So in this process, entire the economy of the India is actually going haywire. And all the industries are suffering due to this, and that is why the inflation is, I think, going up. Yes, question. From your medium only, I wanted to just pass on the message to the government to take a corrective measure so the inflation can be brought down. Because of this, they are banned. Okay, that was just a comment and a statement. We have another story. We'll move on. हमारे श्रोताओं से ये गुजारिश है कि वो जब भी कॉल करें तो सवाल पहले तैयार रखें, और क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल से ही क्या कहते हैं आगे की बातें निकलती हैं। और हरवीर जी आए इसीलिए सवालों के जवाब देने के लिए। और अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भारत विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 27% बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया, जो वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये बढ़ोतरी देखी गई। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा आज जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2020 में इसमें 35% की गिरावट दर्ज हुई और ये पिछले वर्ष के 1.5 लाख करोड़ डॉलर से घटकर 1 लाख करोड़ डॉलर पर आ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड महामारी की दूसरी लहर से देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद से मध्यम अवधि के लिए आर्थिक परिदृश्य आशाजनक है। और अब मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर है राहुल अपने सवाल के साथ। जी राहुल, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मेरा सवाल सोने के बारे में है। अभी जैसे अभी सोना इतना फिर भी लोगों मंदी है, फिर भी सोना का मूल्य इतना ऊपर है, तो मुझे ये जानना है कि आने वाले समय में सोना क्या 50,000 को क्रॉस करेगा या फिर 40,000 के स्तर तक आने की संभावना है? धन्यवाद। देखिए, गोल्ड प्राइसेस काफी अगर देखें हम लोग पिछले 6 महीने में भी वोलेटाइल रही है। पहले गोल्ड प्राइसेस ने 50,000 क्रॉस किया था, उसके बाद फिर उसमें ड्रॉप आया और 44 तक वो आया, लेकिन अभी फिर से उसमें थोड़ा बढ़ोतरी है। बट इसमें डिपेंड करता है कि बहुत कुछ हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है गोल्ड में। ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो पीछे जब प्राइसेस बहुत ज्यादा गोल्ड की गई तो कई सारे सेंट्रल बैंक भी एक्टिव हो गए थे, दे वर बाइंग गोल्ड दैट टाइम। और बाकी जो है कि फिर रुपी और डॉलर का किस तरीके का एक्सचेंज रेट किस लेवल पे है, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। ये सारी चीजें, तो इसलिए ये कहना वो नहीं है कि 50,000 क्रॉस कर जाएगा जल्दी। बट अगर आप देखें कि थोड़ा मूवमेंट वहीं आसपास है, बट ये 40,000 की तरफ आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल, ये तो शायद अभी संभव नहीं लगता। And now we are joined by Vaidyanathan from Chennai. Yes, please ask a question. Hello. Hello, yes. My name is Vaidyanathan. This is my first call, and you people are doing an excellent job, and I'm a regular listener. This is my first call, as I said. Oh, great. And I have 3 small questions. See, one is my father, who is 92 years old, who invested his money in fixed deposit of a reputed company, which has wound up now. Now the problem is the law board has taken a measure that they will pay only 40 to 50% of the fixed deposits paid by the individual depositors. Why the small investors have to be aggrieved? The big companies like banks and all, they can very well take the burden. Number one. Number 2, he also invested in a cooperative bank which also got wound up. Again, they paid only 1 lakh and the balance amount of, and the Reserve Bank of India has not taken any action on that till date. And finally, I have a small issue that your program, the audibility is very poor. Can you please do something to improve it? Thank you. All right.
Yes, Harveer. जी हरवीर जी. Yes, actually, देखिए, this fixed deposit issue is a very big problem for small investors in these corporates. They attract investors by offering very high rates, and our senior citizens and those who are retiring park their money there. When company comes in a problem, the banks become the first claimant of the money from that company. And these small investors remain after that. So that is the problem. I think it requires that this company law must have some new provision for that, because either then this company should not be allowed to take fixed deposits and then take loan from the banks directly. So it is better to that, because we have very large number of the depositors, those who caught in this kind of problem in many companies and facing this issue. Another question was about a cooperative bank. Definitely, if bank is in crisis, so it is the regulator which will take a call to whether bank will be under a moratorium or what action will be taken against the bank. और जहां तक इनकी पुअर ऑडियो क्वालिटी की बात थी प्रोग्राम को लेकर के हमारे श्रोता की, तो हम इनसे कहेंगे कि ये बात हम अपने हमारे ऑफिशियल्स तक पहुंचाएंगे ताकि आपको अच्छे से प्रोग्राम आपके क्षेत्र में सुनाई पड़ सके. बहरहाल अब रुख करते हैं कमोडिटीज का. Yeah, let's talk about oil. Well, global crude oil prices rose today on strong demand during the summer driving season and a pause in talks to revive the Iran nuclear deal that could indicate a delay in resumption of supplies from the OPEC producer. So, Brent crude for August gained 23 cents to trade at $73.74 a barrel. U.S. crude futures for July rose 30 cents to $71.94 a barrel. Harveer, a quick comment on this. Oil has been a very important issue and inflation is going up. So, where do we see that going? Yes, we import more than 85% of our requirement of crude. And any price movement, upwardly movement of the price directly affects us. Our wholesale price index already in double digit, and the CPI is also more than the RBI's prescribed or the targeted level of 4% plus minus 2. It is already more than 6%. And the majority of the share of inflation is coming from fuel prices, very high. So in that case, any increase in international market of the prices have direct impact on inflationary impact, and even policy is also getting affected due to that. I think that RBI will take a call in the next meeting also of the policy committee, because it's going very high. Yes, RBI will have to do a very tightrope walk. Yes, Vishal. और अब बात करते हैं येलो मेटल की. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही. 22 कैरेट सोना 250 रुपए महंगा होकर 46,277 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी भी 258 रुपए की मजबूती से 66,842 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1,782 प्रति औंस और चांदी $26.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे. और अब समय हो रहा है हम अपने श्रोताओं से ही विदा लेनी होगी. हरवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And before we close, here's a reminder of the headlines. Recovering all its early losses, Sensex rises 230 points, Nifty adds 63 points. Rupee weakens 24 paise against the dollar. India receives $64 billion in foreign direct investment in 2020. And Brent crude prices gain to trade closer to $74 per barrel mark. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma signing off. We'll be back again tomorrow at 6:30 sharp. Till then, it's goodbye. Namaskar from the entire team.